हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की अगर हम हमारी क्लास की बात करें तो आज की क्लास में आपके जो टेस्ट के टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके ज़्यादा, अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा तो आपके जो राजस्थान की जोग्राफ़ी है उससे, इंडिया जोग्राफ़ी से, इंडिया की आपकी जो ज्योग्राफी है उससे, और आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन वहीं आपके इंडिया हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी, इंडिया हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी, इनसे भी क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कुल मिला के आपकी आज की जो क्लास है वो मिक्स क्वेश्चन की रहने वाली है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी जो क्लास है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। और एक क्वेश्चन के साथ में हमें कई क्वेश्चन शो करने होते हैं, तो वो हम हर बार हमारे टेस्ट में करते हैं, उसी प्रकार हम करेंगे ताकि एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमारे राइट हो जाए। ये तो रही आज के क्लास की बात। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो एक दिन आपके इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, एक दिन इंडियन हिस्ट्री चलेगी, क्योंकि इंडिया के जो हमारे जो टेस्ट है वो हमारे मतलब है ना, बच्चों की ज़्यादा डिमांड है कि इंडिया के बारे में हमें ज़्यादा करवाओ, क्योंकि राजस्थान का हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। आपने शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा कर ली होगी, लेकिन आपका ये आ रहा है कि मैडम हमें इंडिया ज्योग्राफी हो चाहे अपनी इंडिया हिस्ट्री हो, इसकी क्वेश्चन है वो ज़्यादा करवाएं। तो अब हमारी जो क्लासें हैं वो इंडियन पॉलिटी की हो गई, इंडियन हिस्ट्री की हो गई, इंडियन ज्योग्राफी की हो गई, साथ साथ में है आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेज हैं, मिक्स के जो पेपर है वो भी मैं लेके आऊँगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हमारी चलेंगी। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको क्लास है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। और जो हमारी शाम को टू दी सक्सेस सीरीज आती है वो कभी भी नहीं चूक करनी है, उसके हर टॉपिक को है वो अच्छे से कवर करना है। क्यों? क्योंकि उस सीरीज में वही टॉपिक है वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ जिससे क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली बनते हैं। तो हमारा जो 100+ मार्क्स का जो टारगेट है वो हमें अच्छे से अचीव करना है, ताकि हम एग्जाम के दूसरे दिन ही हमारे मेंस पर पूरा फोकस हो जाए। तो चलिए जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो बलिया, तामलुक, सतारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो उस दौरान है जो बलिया, तामलुक और सतारा है, इन तीनों की है वो समांतर सरकार का गठन है वो किया गया था। समांतर सरकार का गठन किया गया था। जो चित्तू पांडे थे, एक थे चित्तू पांडे, उनके नेतृत्व में तो बलिया की सरकार है समांतर सरकार का मात्र एक हफ्ते तक ही, सिर्फ एक सप्ताह तक ही है इसका संचालन है वो हो पाया था। यानी ये सरकार है वो एक हफ्ते तक ही चली थी। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे कम कौन सी चली थी तो बलिया की चली थी, जो कि किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगर हम तामलुक की बात करें तो तामलुक की जातीय सरकार थी, जो कि दिसंबर 1942 से आपके सितंबर 1944 तक चली थी। अगर हम बात करें सतारा की, तो सतारा की जो समानांतर सरकार थी वो सबसे लंबी चली थी, वो 1942 से 1945 तक चली थी। तो सबसे लंबी कौन सी चली थी? सतारा की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। सबसे कम बोल दे आप तो आप बलिया का बोल सकते हैं, और इसमें पूछा भी जा सकता है किसके नेतृत्व में? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरणीय कृषि का प्रकार नहीं है? केगिन, तुग्या, मसोले और फजेंडा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। केगिन की बात करें तो ये आपके फिलीपींस में, केगिन है फिलीपींस। तुंग्या की बात करें तो तुंग्या आपके कहाँ पे? म्यांमार। और मसोले की बात करें तो ये आपके कांगो यानी आपकी मध्य अफ्रीका है वहां पे, कांगो यानी मध्य अफ्रीका। इनमें है की जाने वाली जो स्थानांतरणीय कृषि है वो है तो केगिन आपसे पूछ ले फिलीपींस, तुंग्या म्यांमार में, मसोले है वो मध्य अफ्रीका में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के ये प्रकार है। अब हम बात करें फजेंडा की, तो विश्व में जो ब्राजील है वो सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है, और कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं वो ब्राजील में क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। तो आपसे पूछ ले तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्राजील है
ब्राजील का जो सेंटोस नगर है, ब्राजील का सेंटोस नगर, ये कहवा निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सा है तो सेंटोस बंदरगाह है और इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। इस साइड सम्मेलन और इस साइड उनके वर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और ब्रंटलैंड आयोग। तो आपके अगर हम बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो 1992 में हुआ था। 1992 में, यानी ए में 4 आ जाएगा। हुआ कहाँ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इसका आप बता सकते हैं। और इस रियो सम्मेलन में कहा जाता है इसमें जो पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया था। तो आपका ए में तो आ जाएगा 4। अब हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था, यानी इसमें 3 आ जाएगा। और ये ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण था। ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो आयोजन है वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ पर? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी पहचान करके, ग्रीन हाउस जो गैस है उनकी पहचान करके उनके जो उत्सर्जन में है वो जो स्तर था उसको 5% से कटौती करने का इसमें जोर दिया गया था, कि यानी 1990 तक का जो स्तर है उसको 5% की कटौती करना। तो इसमें कहा गया था। ब्रंटलैंड आयोग की बात करें तो जो 1983 है, 1983 में पर्यावरण एवं विकास पर है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग का गठन किया गया था, और वो ब्रंटलैंड आयोग। तो आपका ए में क्या आ जाएगा? ए में 4 आ जाएगा। बी की बात करें तो 3 आ जाएगा। सी की बात करें 1 आ जाएगा। और डी की बात करें तो 2 आ जाएगा। ये कूट होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन को अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कार्स्ट मैदान कहा जाता है। चूना पत्थर क्षेत्रों में वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है। इनमें से असत्य कथन हमें चुनना है। अगर हम शुष्क एवं अर्धशुष्क पवनों के अपर्दन क्रिया के जो फलस्वरूप निर्मित होने वाले मैदान होते हैं तो उन्हें बोला जाता है पेडी प्लेन। उनको क्या बोला जाता है? पेडी प्लेन। यानी इसने फर्स्ट है वो गलत दे रखा है। और इसमें जो पेडी प्लेन निर्माण जो मैदान बनते हैं इसमें जो चट्टानें होते हैं, जो प्रतिरोधी चट्टानें होती हैं, उनके अवशेष है वो टिल्ले के रूप में होते हैं। तो इसलिए इन्हें इंसेलबर्ग भी कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। दूसरे कथन की बात करें तो चूना पत्थर क्षेत्रों में वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है, नहीं इसे कहा जाता है कास्ट मैदान। तो इसमें ये दोनों के दोनों है ये उल्टे दे रखे हैं, दोनों के दोनों उल्टे दे रखे हैं, यानी ये दोनों ही असत्य हो गई। अगर हम चूना पत्थर से निर्मित क्षेत्र में वर्षा जल या भूमिगत जल की क्रिया के फलस्वरूप जो मैदान बनते हैं उनकी बात करें तो ये क्या होती है? कास्ट मैदान होते हैं। इसमें जो अवशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट टिल्ले होते हैं, उन टिल्लों को क्या बोलते हैं? हुमस बोलते हैं, उनको हुमस बोलते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? उनको इंसेलबर्ग बोलते हैं। तो दोनों को आप याद रखना। और ये जो आपके मैदान है ये यूगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर अपने भारत की बात करें तो जो चित्रकूट में देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही असत्य दिए हुए हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो टिटिका का झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन की बात करें तो इसमें जो दिया हुआ है टिटिका का झील, ये झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, बिल्कुल सही है। और वहां पे भी कहां पर देश पूछ ले तो पेरू व बोल्विया में है। बोल्विया देशों के मध्य जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज
पर्वत श्रृंखला है तो उस पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो आपका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। इसमें याद रखना है टिटिकाका झील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, पेरू है बोल्विया देश में है, एंडीज पर्वत पर स्थित है मध्य एंडीज में, और विश्व की सबसे ऊंची झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो ये झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पहली बात। दूसरी बात इसमें है कि सुपीरियर भूमि है वो उच्च भूमि पर स्थित है, उच्च भूमि पर अवस्थित है। सुपीरियर भूमि सुपीरियर झील है वो उच्च भूमि के जो आपके अमेरिका में जो मिसाबी रेंज है, अमेरिका की जो मिसाबी रेंज है उसमें अवस्थित है, उसमें अवस्थित है। और यहाँ पे लोहे का जो लोहे ऐसा का उसका उत्पादन है सर्वाधिक होता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखना। सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही, और मीठे पानी की झील है। अगली कैस्पियन सागर झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इस झील में आपकी दो नदियां आई जाती है, वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, यूराल व वोल्गा नदी, यूराल व वोल्गा नदी। तो ये नदियां हैं इसमें आकर गिरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यही आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे कैस्पियन सागर के बारे में और पूछा जा सकता है तो इसकी अवस्थिति पूछी जा सकती है, और इसकी अवस्थिति है वो 5 देशों के मध्य में स्थित है। 5 कौन कौन से? एक तो आपका ईरान है, एक ईरान है, दूसरा आपका तुर्कमेनिस्तान है, एक कजाकिस्तान है, एक रूस है, और एक अजरबैजान है, एक आपका अजरबैजान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 देशों में पड़ती है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी अवस्थिति है वो कहाँ होती है, तो आप याद रखना। और जो ये कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो हमारे जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उससे भी अधिक है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। तो तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। रूस के मैनचेस्टर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इवानोवा को, लेनिनग्राड, निजनी और गोर्की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है फर्स्ट है इवानोवा। इवानोवा की बात करें तो ये है वो रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग है इस प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग है। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाता है ना कि जैसे इस साइड है वो आपके नाम दे देते हैं आपके कोई भी जो उद्योग होते हैं उनकी, और इस साइड पूछ ले जाते हैं किस प्रकार के लौह इस्पात है, स्टील उद्योग है या मोटर वाहन उद्योग है, जो भी, ठीक है। तो इवानोवा है वो क्या है? रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। लौह इस्पात है इस प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले जैसे कोयला है वो कोयला क्षेत्र कहाँ से आता है तो डोनबास से आता है। लोहे सर की पूछ ले और यहाँ पे तेल पूछ ले तो वोल्गा नदी है, उस वोल्गा नदी का जो क्षेत्र है वहां से आता है। और यहाँ पे यूराल पर्वत से जो धातुएं वो आती है। तो इस प्रकार आपसे इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है। और ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो मुख्य औद्योगिक केंद्र है वो कौन कौन से है, जैसे तुला हो गया, मॉस्को हो गया और एक गार्की हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे अगर ये पूछ ले कि इसमें है वो यंत्र, प्रमुख उद्योगों में कौन से यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो जैसे सूक्ष्म यंत्र हो गए, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, या फिर इसके साथ साथ मोटर वाहन उद्योग हो गया। तो इन सब का वहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है, मोटर वाहन उद्योग। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप 3 द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है जो कि लक्काद्वीप, मिनिकोय व अमीनदवी है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रबाल बीती मूंगे की चट्टानों से निर्मित एटोल से हुआ है। हमें सत्य कथन है वो बताना है। तो इसमें जो सत्य कथन की बात करें तीनों ही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। लक्षद्वीप है वो 3 द्वीप समूह से मिलकर बना है, जिसमें लक्काद्वीप आ गया, मिनिकोय आ गया और अमीनदवी आ गया, बिल्कुल सही है। और इन तीनों ये द्वीप समूह है इनको वर्ष 1973 में मिलाकर सामूहिक रूप से इसे क्या नाम दिया गया था? लक्षद्वीप दिया गया था। तो ये आप चीजें देखना कब इनको सामूहिक रूप से मिलाकर नाम दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 1973 में। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। यहीं पर अगर आपको 9 डिग्री पूछ ले, 9 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो जो आपका कवारती द्वीप है, क्वारती द्वीप और जो मिनिकोय द्वीप है, क्वारती और मिनिकोय,
मिनिकोय द्वीप है, इन दोनों को अलग करती है। 8 डिग्री है वो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है, 9 डिग्री है वो कवारती को मिनिकोय से अलग करती है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले आपसे, सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो वो कौन सा है? एंड्रोट। वो कौन सा है? एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का निर्माण है प्रवाल भित्ति या फिर मूंगे की चट्टान बोलते हैं, तो उससे निर्मित एटोल से हुआ है। तीनों के तीनों कथन है बिल्कुल सही है। और इसके साथ जो भी मैंने फैक्ट अलग की पॉइंट बताए हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉक्साइट टर्सरी काल के लेटराइट सेलों में पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग बर्तन, बिजली की तारों, धातु उद्योग, वायुयान, मोटर गाड़ी के निर्माण में होता है। और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है कथन ए और बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, केवल ए व बी। इसमें सही बोला गया बॉक्साइट है वो आपका टर्सरी काल के लेटराइट सेलों में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। इसका जो रंग होता है वो लोहांस के जो लोहे की मात्रा होती है ना, लोहे की मात्रा यानी लोहांस की मात्रा बोलते हैं, उसके आधार पर होता है। सफ़ेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी पाया जाता है। तो ये उसके लोह की मात्रा के हिसाब से होता है। और जो आपके बॉक्साइट का उपयोग ये बात करें तो ये इसमें बिजली के तार हो गए, बर्तन हो गए, और इसके साथ साथ धातु उद्योग, वायुयान, मोटर गाड़ी, इनके निर्माण में भी होता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट है वो मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। उसके बाद है ये गुजरात में पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर ये आपके महाराष्ट्र के बाद में झारखंड में। तो इस प्रकार ये पाया जाता है। और ये चारों जो राज्य हैं ये मिलकर देश का जो कुल बॉक्साइट है उसका 87% है उसका उत्पादन करते हैं, चारों राज्य मिलकर। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, चारों में मिलकर देश के कुल का कितना 87% का उत्पादन करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा गुजरात व राजस्थान में से गुजरता है? NH 48, NH 5, NH 6 और NH 7। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट। NH 48 है, इसकी टोटल लंबाई तो है 2807 किलोमीटर। ये दिल्ली से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है? चेन्नई तक ये जाता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, उसमें दिल्ली से जयपुर तक, फिर ये किशनगढ़ एक्सप्रेसवे बन जाता है, फिर आगे नेशनल जो एक्सप्रेसवे 1 है वो जाता है, फिर उदयपुर से बड़ोदरा और बड़ोदरा से मुंबई, ऐसे करके ये कहाँ जाता है? चेन्नई जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पूर्व पश्चिम गलियारे के रूप में है। इसमें से हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कथन सत्य है वो बताएं। तो इसमें है वो दोनों ही कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई तो है 3507 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उत्तर पश्चिमी गलियारा है, उत्तर दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम में गलियारे का भाग है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है, जो कि पोरबंदर से तो शुरू होता है और कहाँ पर तक है? सिलचर तक जाता है। तो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। ये जाता कहाँ से है? ये गुजरात जाता है, गुजरात से फिर ये राजस्थान में, फिर वहाँ से ये मध्य प्रदेश, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर उससे फिर ये बिहार में, फिर बंगाल में, फिर असम में, ऐसे जाकर ये गुजरता है तो असम के सिलचर में चला जाता है। और इसमें अगर आपसे कई बार पूछा जाता है ना कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा का जो जंक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो ये वो है झांसी में। झांसी है वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का जंक्शन पॉइंट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। इस साइड बांध परियोजना और इस साइड उन पे जो विवाद चल रहा है कि कौन सी जो यहाँ पे बांध परियोजनाएं दे दी और किसके बीच में विवाद है वो हमसे पूछा है। सबसे पहले हम बात करें बगलीहार। इसमें असंगत बताना है, यानी चारों में से एक गलत है वो हमें बताना है। सबसे पहले बगलीहार की बात करें तो ये भारत का जो जम्मू क्षेत्र है,
भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में बनाया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है और जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, अगर इस बांध की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल सही है। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो 317 मीटर, हाँ 317 मीटर के लगभग इसकी लंबाई है। अगला है कोसी बांध। कोसी बांध है वो कोसी परियोजना जो बिहार राज्य में है उसके अंतर्गत ये बनाया गया है और ये नेपाल व भारत के सहयोग से 1953-54 में स्टार्ट हुआ था। 53-54 से ये प्रारंभ कर पूर्ण की गई है। ठीक है, तो ये भारत नेपाल है, बिल्कुल सही है। तीस्ता की बात करें तो तीस्ता है वो जो हिमालय से उत्पन्न होने वाली यानी और सिक्किम और पश्चिम बंगाल होकर जो ब्रह्मपुत्र जाती है उसके विलय होने पर तीस्ता नदी का जो बंटवारा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तुलबुल की बात करें तो तुलबुल है ये इसमें दे रखा है भारत और भूटान नहीं है, ये इसमें भारत और पाकिस्तान होगा। तो इसमें क्या होगा, भारत और पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, यानी अपन किस दिशा में चलते हैं तो होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। पहले मैं आपको जैसे हमारे ये राजस्थान है, अगर थोड़ा सा माइंड में मैप बना लेते हैं तो हमारा है वो अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, अब दक्षिण पूर्व ये है और उत्तर पश्चिम में ये है। वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण से उत्तर यानी दक्षिण से उत्तर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी जो पूर्वी भाग है यानी यहाँ का जो भाग है उसमें होती है। न्यूनतम कहाँ होती है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान भाग में यहाँ पर होती है। तो जो उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यानी कहाँ जाने पर, तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि कहाँ होगी, यानी यहाँ से इस साइड जाएंगे तभी होगी ना। तो हमारा क्या आ जाएगा कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कहाँ तक है, जो पश्चिम है उस भाग से दक्षिण पूर्वी भाग तक है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी भाग ऑप्शन है 2 हो जाएगा। ऑप्शन है 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे कमी पूछ लेता तो हमारा फिर ए आ जाता कि दक्षिण पूर्व से हम जाते हैं उत्तर पश्चिम की ओर तब कमी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 4th है। उदयपुर संभाग है उसकी कुछ नदियां जैसे बनास हो गई, आयड़ हो गई यानी बेड़च, ठीक है, या फिर गंभीरी, आपकी गंभीरी हो गई। ठीक है, तो इन नदियों का पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं इसमें जो पश्चिमी बनास है और इसके साथ माही, जाखम, सोम, ये नदियां हैं तो इसका पानी कहाँ जाता है, अरब सागर में। तो इन दोनों, ये ऐसा जिला है यानी ये ऐसा संभाग है जहाँ पे है वो दोनों जो आपके अपवाह तंत्र है उसकी नदियां का पानी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य को 2 असमान जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा कहाँ से गुजरती है? अरावली के सहारे, अरावली के लंबवत, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और उपयुक्त में से नहीं। वही हमारा राजस्थान ये हो गया। अरावली जैसे यहाँ जाती है तो पश्चिमी जो सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो आपके अरावली के सारे यहाँ से ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है और इसके पश्चिमी वर्षा है वो काफ़ी कम होती है, सूखा रहता है, आर्द्रता की कमी रहती है। और फिर अगर आर्द्रता कम होगी तो जहाँ पर या जो वनस्पति होगी उसकी भी कमी होगी। ताप है यानी तापांतर है वो अधिक होगा, तापांतर अधिक होगा तो जनसंख्या घनत्व भी कम होगा, तभी तो जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो इसमें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 है, अरावली के सहारे समवर्षा रेखा है वो गुजरती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का घटती हुई साक्षरता दर के आधार पर सही क्रम में कौन सा है? घटती हुई साक्षरता दर, अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं, साक्षरता दर, तो सबसे पहले हम इसने पूछा है कि घटती हुई यानी सबसे ज़्यादा से कम की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा कोटा की कितनी है, 76.6%। उसके बाद जयपुर की है
75.5%। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू की आपकी कितनी है, झुंझुनू की आपकी है 74.1%। सीकर की बात करें तो सीकर की है आपकी 71.9%। और फिर उसके बाद आ जाता है अलवर। तो आप ये चीज़ें आप शुरू के 4 याद रख लीजिए। इसकी अलवर की 70 के लमसम पाएगी, 70 पॉइंट समथिंग कुछ। तो आप 4 याद रखेंगे, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो इसमें देखिए कोटा जयपुर ऑप्शन है 2। आपका ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर की जो साक्षरता है वो घटती हुई क्रम में दे रखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र 3 जिलों में है और वो 3 जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो आपका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन है 3rd। राजस्थान में अगर हम वनों के क्षेत्र वितरण की बात करें, वितरण में जो असमान है, अधिकतर वन क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें जाते हैं। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 50% भाग है वो केवल यहाँ के जो 8 जिले हैं उन्हीं में पाया जाता है। जैसे आपका उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, अलवर, करौली और आपका करौली के बाद है आपका सिरोही हो गया, बूंदी हो गया, इन 8 क्षेत्रों में। लेकिन अगर राज्य के पश्चिमी भाग में देखें तो पश्चिम भाग में बहुत ही कम यानी अत्यंत कम वन है वो पाए जाते हैं। राजस्थान के अगर लगभग 30% की बात करें तो ये आपके यहाँ पे उदयपुर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ और बारां, इन 3 जगहों में ही 30% वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस साइड संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड उनके जिले दे रखे, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें गल दे रखा है, ऐसुमेली दे रखा है। अब मैं बात करें गुड्डा बिश्नोई की तो ये जोधपुर में है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। बीड़ की बात करें तो ये बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है 2 ही हो जाएगा। उम्मेदगंज पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ पे है, कोटा में। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2014-15 में, 15-16 में, 16-17 में और 17-18 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। इसमें आपके 15-16 में स्टार्ट की गई थी। इसमें पूछा जाता है इसका ध्येय वाक्य, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य हर खेत को पानी। तो आपसे पूछे तो आप ये याद रखना। इसमें जो केंद्र और राज्य सरकार का जो अगर आपसे रेशो पूछ ले तो 60-40 का है, 60-40 का योगदान रहता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन। बिसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? सही विकल्प हमें चुनना है। बिसलपुर जो बांध परियोजना है इसकी बात करें तो ये 1988-89 में प्रारंभ बहुउद्देशीय यानी सिंचाई और पेयजल परियोजना है, जिसमें जो आपका टोंक का जो टोडा राइसिंग है, टोंक का टोडा राइसिंग इसके पास में बिसलपुर जो गांव है वहां पे क्या बना हुआ है, बनास नदी पर ऊंचा जो कंक्रीट बांध होता है वो बना हुआ है। किस नदी पर है? बनास नदी पर। इसमें क्या बोला है इसने कि बिसलपुर बांध में शहर को पेयजल उपलब्ध। पेयजल की बात करें तो इसमें जयपुर को जाता है, जयपुर, फिर अजमेर के साथ केकड़ी के साथ नसीराबाद, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़, ये और इसमें जो इस रूट पे जो भी गांव आते हैं वहां पर, और साथ में टोंक जिला है उसमें कृषि में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सिंचाई के लिए भी इसमें लिया जाता है। तो इसमें अगर इसने पूछा है कि पेयजल के लिए पूछा है तो जयपुर भी आ जाएगा, अजमेर भी आ जाएगा। बाकी आपकी अगर इनकी बात करें कोटा बूंदी नहीं है, तो राइट आंसर ब और से आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क है धूड़सर, पोखरण, जैसलमेर में स्थापित किया गया। बीकानेर जिले में राज्य का प्रथम सोलर पार्क स्थापित किया गया, यही गल दे रखा है। प्रथम सोलर पार्क बीकानेर में नहीं, कहाँ पे है? जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में, ठीक है। और इसका अगर पूछ भी ले कि इसका शिलान्यास कब हुआ था तो 31 अगस्त 2013 में,
2013 में। नीमराना में आदर्श सौर परियोजना स्थापित की गई है। जैसलमेर में राज्य का दूसरा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? कोटा, शाहपुरा भीलवाड़ा, जोधपुर और बीकानेर। तो अगर हम पूछ लें कि इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन है 2, शाहपुरा भीलवाड़ा। अब हमें पता है कि फड़ चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है, तो वहीं पर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। लेकिन दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कोटा के अंदर है वो जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है वो किस चीज़ का है? ये है आपके जो कोटा बूंदी चित्रकला, कोटा बूंदी चित्रकला। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये किसके द्वारा? राजसिको के द्वारा संचालित है। जो आपकी राजसिको है उसके द्वारा प्रशिक्षण केंद्र है वो संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर की बात करें तो इसमें जो मारवाड़ जोधपुर चित्रकला है उस शैली से संबंधित इसमें बनाया गया है। जोधपुर चित्रकला जो शैली है उसके प्रशिक्षण के लिए है। बीकानेर में बात करें तो लकड़ी और जो ऊंट की खाल उस पर जो सुनहरी जो नक्काशी है या फिर चित्रकला है उसके लिए, यानी उस्ता कला जो होती है उसके लिए बीकानेर में बनाया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन किस क्षेत्र में स्थित है? पलाना, अगुचा और मेड़ता, पलाना, कपूरडी और सोनू, कपूरडी, जालिपा, गिराल और कपूरडी, मेड़ता और सोनू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो कपूरडी, जालिपा और गिराल है ये कहाँ पे है? सारे बाड़मेर में है, बाड़मेर में। और जो गिराल खदान है ये 1994 से ही स्टार्ट की गई थी, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है। अगर इसके अलावा भी हम देखें तो जो हमारा नागौर जिला है, नागौर जिले की जैसे आपके माथासू खदान होगी, जो कसनाऊ माथासू खदान है, वहाँ पर भी लिग्नाइट का उत्पादन होता है। लेकिन जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, यानी हमें इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो ऊंट महोत्सव है ये बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जनवरी में। कहाँ पर? बीकानेर में, सभी को पता है। फिर उसके बाद अगर हम मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव है जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है आपके मार्च में, हाथी महोत्सव पता है जयपुर में। अगला अगर ग्रीष्म महोत्सव की बात करें तो माउंट आबू में, और ये कब बनाया जाता है? जून में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आना चाहिए आपका 3 नंबर, या 3 नंबर की बात करें तो इसमें आपका सी आना चाहिए पहले, तो सी। और फिर उसके बाद आपका आना चाहिए 1, यानी ये आ गया। फिर आपका हाथी महोत्सव, फिर यानी ऑप्शन 4 है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो कि नई संख्या है राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है? जयपुर बीकानेर, जैसलमेर सीकर, भरतपुर जयपुर और गंगानगर जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जैसलमेर और सीकर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है वो जैसलमेर के जो नेक्ट जो NH 68 है, 68 NH 68 है, वहाँ से तो शुरू होता है पोखरण, फिर आपके बीकानेर, फिर डूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, और जो आपका फतेहपुर यानी सीकर में है, फतेहपुर सीकर वाला, तो उसमें ये NH 52 तक विस्तृत है। तो ये आप ध्यान रखना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए हुए, कथन और कारण, इनको पढ़ना है, सही उत्तर देना है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्च स्तर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि पता चल रहा है क्योंकि अरावली है तो अरावली के जो इस साइड है वो कम वर्षा होती है, इस साइड अधिक होती है, तो पूर्वी ढाल में ही अधिक वनस्पति होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 कि ए और आर तो दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की पूर्ण रूप से व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तारागढ़ नाग पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ियाँ, पश्चिमी रावली पहाड़ियाँ और
मारवाड़ मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके जो टोडगढ़ का समीप का भाग है ना, टोडगढ़, जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। और आपने देखा होगा कि उदयपुर में तस्तरी नुमा आकृति वाले जो पहाड़ की जो श्रृंखलाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, गिरुआ। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का निर्माण है वो किस योजना के तहत किया गया? क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन और स्वराज बिल। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये मार्च 1946 में भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगर इस कैबिनेट मिशन की थोड़ी सी बात और करें तो नवंबर 1946 में योजना के तहत, इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य संख्या 389 होनी चाहिए, जिसमें से 296 है तो वो तो ब्रिटिश भारत होगा और 93 है वो देशी भारत होगा। तो ये भी तीनों चीजें याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? पर्यावरण का संरक्षण करना, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी तीनों ही। 42वें संविधान संशोधन की बात करें कब? 1976 में 4 नीति निर्देशक तत्व थे उनको शामिल किया गया था। एक तो आपका अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, जिसमें क्या था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 च जोड़ा गया, जिसमें क्या था? बालकों की जो शोषण से रक्षा होना, स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना। फिर 43 क जोड़ा गया, उसमें क्या था? उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मकार होते हैं उनको उनके जो भाग लेना है उसको सुनिश्चित करना। और फिर था 48 क, इसमें क्या था? इसमें जो पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन्य जीव जंतु है उनकी रक्षा करना, यानी उनकी रक्षा का कर्तव्य था इसमें। तो आपको याद रखना है 39 क, 39 च, 43 क और 48 क 4 जोड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित है इनमें से? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार और आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें एक तो आता है आपका आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार है ये अनुच्छेद 131 में। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें अनुच्छेद 132, 33, 34 और 136। फिर एक आपका आरंभिक हो गया, एक अपीलीय हो गया। उसके बाद है सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये है अनुच्छेद 143 में। और फिर आपका आता है अभिलेख क्षेत्राधिकार, तो इसके जो न्यायालय की शक्तियां हैं वो है आपके अनुच्छेद 129 में। तो जो राइट आंसर होगा वो चारों ही होंगे, ए, बी, सी और डी। राइट आंसर ऑप्शन है 4। मैं आपको क्वेश्चन है वो बिना रुके या बिना कोई और बात की हुई बिल्कुल पूरे कंटिन्यू करवा रही हूँ, ताकि आपको टाइम भी बच जाए और है वो अच्छे से आपकी है वो प्रैक्टिस हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आप सभी का आपका दायित्व है कि आप है वो सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा है वो वीडियो को शेयर करना, ताकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो जल्दी से 5K हो जाए और हमारी यहाँ पे लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूची फर्स्ट में है वो आपके राज्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में है वो इनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। इनका हमें सही से मिलान करना है। सबसे पहले नागालैंड की बात करें तो ये 371A में है, तो आपका 4th हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम अनुच्छेद 371F यानी 3rd। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम से जो संबंधित है वो है 371G। असम की बात करें तो ये आपका 371B। तो आपका ए जो फर्स्ट है एक में इसमें आ जाएगा आपका 4th, सेकंड में आपका आ जाएगा 3rd और थर्ड में आपका क्या आ जाएगा? थर्ड में आपका आ जाएगा सेकंड और आपका 4th में आ जाएगा फर्स्ट। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है?
इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगी। इसके साथ साथ जो जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, सम्मानित भाग है, ठीक है, यानी ये संविधान का एक आभूषण है। तो ये बात तो कही थी ठाकुर, मैं तीनों चारों आपको बता देती हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है। ये चीज ठाकुर दास भार्गव ने बोली थी। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये चीज है वो ये बोली थी अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा, ये बोली थी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। और अगर बोल दे कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो ये बोली थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। चारों के बारे में बता दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लेना चारों को। आपके ठाकुरदास भार्गव है, उन्होंने तो बोला था कि ये संविधान का आभूषण है। हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था। और मूल आत्मा है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने बोला था। और दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में सम्मिलित होती है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और इसमें से सही हमें बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ, ए, बी और सी तीनों होते हैं। जो आपका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जिन्हें नियुक्त करते हैं, यानी पीएम के द्वारा नियुक्त होता है। संचालन जो परिषद है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। फिर ऐसे करके क्षेत्रीय परिषद होती है, उसमें जो कई विशेष क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या फिर उनके द्वारा जो भी मनोनीत व्यक्ति होता है वो होता है। तो और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, एक पदेन सचिव होता है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपूरक अनुदान किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और आपके उपराष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। संविधान का जो अनुच्छेद 115 है उसमें अनुपूरक अनुदान का उल्लेख किया गया है। किसी भी सेवा पर बजट में आवंटित जो राशि होती है वो कम पड़ जाती है तो अधिक धन प्राप्त करने के लिए है वो अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है। और सभी जो भी अनुदान राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों का शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अध्यक्ष चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के पद को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जाता है। तो गलत होगा वो यही होगा। आम चुनाव के बाद जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसमें राष्ट्रपति जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, कौन सा वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त करता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को जो राष्ट्रपति है वो शपथ दिलवाते हैं। और जो लोकसभा सदस्य के चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ना कि उसे राष्ट्रपति समाप्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित है कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। ये चीजें 4 चीजें दे रखे हैं, इनका हमें मिलान करना है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में जो काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं हैं वो दे रखी हैं। तो आपका ए में आ जाएगा 4th। 43 की बात करें तो इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी 3rd। अनुच्छेद 43A की बात करें तो मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी देना। और अनुच्छेद 43B है सहकारी समिति की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे 35 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको क्लास है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो आप अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास से पहुँच पाए। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हमारे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन होंगे।
इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन होंगे। फिर अगली क्लास में हमारे इम्पोर्टेंट है वो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार ये सीरीज है आप क्वेश्चंस की चलती रहेगी। आपका टेस्ट भी होगा और आपके सारे इंडिया के जो भी पॉलिटी साइंस आपका पूरा हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।